हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से आधुनिक भारत की क्लास दे रहा हूं। जिस आधुनिक भारत में हम लोग अभी फ़िलहाल बंगाल में गवर्नर जनरल, भारत के वायसराय और भारत के गवर्नर जनरल की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत दोस्तों मैंने आप लोगों को अभी तक बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर और भारत के वायसराय के बारे में हमने बताया है। अब इसी प्रक्रिया में हम लोग पिछले वीडियो में कर्जन को पढ़े थे और मिंटो को पढ़े थे। 1909 तक की कहानी हमने पढ़ी थी। अब आज हम लोग इस वीडियो में 1910 से आगे पढ़ेंगे। दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं कि जो व्यक्ति अभी नए चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करने का प्रयास दें। दूसरी बात कि दोस्तों अंत तक वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अगर हम अंग्रेज़ों की उपलब्धियों के साथ साथ गवर्नर जनरल के कार्यों की चर्चा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे इसी बीच नेशनल मूवमेंट की भी एक हमें जानकारी संक्षेप में मिलती जा रही है। जब हम आपको नेशनल मूवमेंट की तैयारी कराएंगे या पढ़ाएंगे तब आपको मैं बार बार वहाँ पे उल्लेख करूँगा कि हमने गवर्नर जनरल के बारे में ये चर्चाएं की थी। तो उस वक्त आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए ताकि दोनों का रिलेशन आसानी से बना रहे और आपको तब जाकर के वीडियो समझ में आएगा। इस प्रकार दोस्तों आप इसे बड़ी ध्यान से पढ़िए, क्योंकि जब हम गवर्नर जनरल की बात करते हैं या वायसराय की बात करते हैं तो इस दौरान हमारी हिस्ट्री की लगभग आधी सिलेबस कंप्लीट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जहाँ से नेशनल मूवमेंट की जहाँ से अंग्रेज़ों के अधिकार की बात होती है 1757 की प्लासी के क्रांति के बाद से, वहाँ से ही हमारे यहाँ गवर्नर की का भी प्रक्रिया चलना शुरू होता है और उन्हीं के कार्यकाल में बहुत सारे कार्य होते हैं तो उनसे रिलेटेड होते हैं और उन्हीं की चर्चा हम लोग करते आ रहे हैं अभी तक। तो इसमें उनके साथ जुड़े हुए जो भी घटनाएं होती है वो भी हमें याद हो जाता है, तो साथ साथ हमारा दूसरा प्रक्रिया भी चलते रहता है। इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। आज हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की बात कर रहे हैं, जो 1910 से लेकर 1916 ईस्वी के बीच में भारत में रहा। 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन वापस ले लिया गया। कल मैंने बताया था कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, लेकिन 1911 में इस बंगाल विभाजन को वापस ले लिया गया। बिहार तथा उड़ीसा अलग अलग राज्य बनाए गए यहीं पे, मतलब अभी तक तो पूरा बंगाल एक ही था, लेकर के उसमें से बंगाल बिहार में से उड़ीसा को अलग कर दिया गया। 1912 ईस्वी में राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। देखिए ये दोस्तों याद रखिएगा कि 1912 ईस्वी में राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। 1912 में प्रवेश करते समय आयोजित जुलूस के दौरान हार्डिंग पर बम भी फेंका गया था, जिसके मुख्य कार्यकर्ता रास बिहारी घोष थे। तो इस तरह से यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन गए। पहला कि बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया? 1911 ईस्वी में। उसके बाद पूछा जाता है कि बंगाल से राजधानी दिल्ली, कोलकाता से राजधानी दिल्ली कब आई? तो 11 में निर्णय लिया गया और 12 में राजधानी दिल्ली बन गई। और उसी के खुशी में एक भव्य दरबार का आयोजन किया जा रहा था। तो उसी समय 1912 में जुलूस, हार्डिंग उस समय था, उसके जुलूस पर बम भी फेंका गया था, जिसके मुख्य व्यक्ति रास बिहारी बोस थे। अब दोस्तों आगे करते हैं। 1913 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना गीतांजलि के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गीतांजलि उनकी किताब का नाम था, साहित्य से जुड़ा हुआ था दोस्तों था। 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा आप लोग। इसके कार्यकाल में 1915 में मदन मोहन मालवीय एवं पंजाब के कुछ अन्य नेताओं ने हिंदू महासभा की स्थापना की तथा लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, भाई परमानंद के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गद्दर आंदोलन आरंभ किया गया था। यानी गद्दर पार्टी की स्थापना भी 1913 में ही लाला हरदयाल सिंह के नेतृत्व में किया गया था और वहीं पर गद्दर आंदोलन हुआ था।
इसी के शासनकाल में 1914 में बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल से मुक्ति मिली थी और 15 में एक ओर इनका भारत आगमन हुआ तो दूसरी ओर गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु भी हो गई इसी समय 1915 में। तो दोस्तों आपको मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ जो आप लोग याद करने का प्रयास कीजिएगा। कई ऐसे क्वेश्चन है जैसे नोबेल पुरस्कार हमारे यहाँ सबसे पहले कब मिला था, किसको मिला था? 13 में मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था साहित्य के क्षेत्र में। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई थी। 15 में ही जब जेल गए थे तिलक तो वापस लौट कर के आए थे। गद्दार पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। ये सब छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों नेशनल मूवमेंट में बहुत पूछी जाती है, वनडे टाइप के एग्जामों में तो इसमें पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं चेम्सफोर्ड की जो 1916 से 21 तक भारत में रहा। इसके कार्यकाल में 2 होम रूल लीग स्थापना की गई, मतलब बढ़ाया गया, स्थापना की गई। प्रथम की स्थापना तिलक के द्वारा तथा दूसरा एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। ठीक है। इसी के कार्यकाल में 1916 में कांग्रेस का ऐतिहासिक लखनऊ अधिवेशन हुआ जहां कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच तथा नरम और गरम पंथ के बीच समझौता संपन्न। मैंने कल बताया था आप लोगों को 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तब से वो अलग हट गई थी और 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, तब कांग्रेस 2 गुटों में बट गया था। 1916 लखनऊ अधिवेशन जिसको ऐतिहासिक कहते हैं, यहीं पे आकर के फिर से गरम दल और नरम दल एक साथ मिल भी गए और उसी के मंच पे मुस्लिम लीग भी आकर के अपने सभा का आयोजन किया। तो इसलिए दोस्तों भारतीय इतिहास में 1916 का बहुत ज़्यादा महत्व रखा जाता है लखनऊ अधिवेशन को लेकर के। अब दोस्तों आगे कह रहा है कि गांधी जी ने 1917-18 में चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा किसानों एवं मजदूरों में किसानों के समर्थन में सत्याग्रह भी किया था। अब देखिए डिटेल्स तो हम नेशनल मूवमेंट में गांधी जी को पढ़ेंगे तब बताएंगे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि दौरा किया था। और 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा रोलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह की शुरुआत भी की गई थी। तभी जाकर 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड रोलेट एक्ट के विरोधी आंदोलन के क्रम में ही हुआ। बाद में सरकार ने पंजाब की घटनाओं पर दिखावटी विचार करने के लिए हंटर समिति की गठन भी की थी और भारत की तरफ से मदन मोहन मालवीय समिति का भी गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए बहुत सारे फैक्ट हैं यहाँ पे। इसके काल में 1919 में खिलाफत आंदोलन तथा 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन भी आरंभ हुआ था जो 1920 से 1922 तक चला। 1916 ईस्वी में पूना में डी.के. कर्वे द्वारा महिला विश्वविद्यालय की एवं 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुई थी इसी के समय में। इसी के कार्यकाल में 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच के लिए सेंडलर आयोग की स्थापना की गई। कई सारी चीजें दोस्तों रिपीट हो रही है। और इसी के शासनकाल में 1917 में मैंटेग्यू ने अगस्त घोषणा किया तथा उसके बाद 1919 में मांटफोर्ड सुधारों की घोषणा की गई जिसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। आपको याद होगा हमने बता रखा है। अब आता है दोस्तों रीडिंग के बारे में। हम लोग लॉर्ड रीडिंग के बारे में 1921 से 26 के बीच में पढ़ते हैं। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के चौरी चौरा में हिंसक भीड़ द्वारा थाने को जलाए जाने और उन अनेक पुलिसकर्मियों की हत्या करने की घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। यानी शुरू किए थे कब? फरवरी में ही, 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को घटना घटी चौरा चौरी, तब जाके 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया जबकि 1920 में आंदोलन की शुरुआत हुई थी। असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की सजा दी गई परंतु बाद में उन्हें स्वास्थ्य कारणों से 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया था 2 साल के बाद। इसी समय बाबू एक विद्रोह हुआ था, मोपला विद्रोह, जो चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। केरल के मालाबार क्षेत्र के मोपला किसानों के द्वारा 1921 में विद्रोह किया गया। आरंभ में यह विद्रोह ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध था लेकिन बाद में इसने हिंदू मुस्लिम के मध्य सांप्रदायिक दंगे का रूप ले लिया। इस विद्रोह के नेता अली मुस्लियार थे। गुरुद्वारों के प्रबंधन में सुधार को लेकर 1921 ईस्वी में अकाली आंदोलन भी आरंभ हुआ था। 1921 में अकाली आंदोलन की शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा। 1925 में नागपुर के
नागपुर में केवी हेडगेवार द्वारा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की गई थी। जो आज हमारा है ना आरएसएस, इसकी स्थापना 1925 में ही नागपुर में की गई थी, इसलिए आज भी इसका नागपुर में ही हेडक्वार्टर है। रीडिंग ने 1910 ईस्वी में भारतीय समाचार पत्र अधिनियम तथा 1919 ईस्वी के रोलट एक्ट को वापस ले लिया था। इसके कार्यकाल में 1925 में रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया था। दोस्तों ये कितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसके कार्यकाल में 1925 में रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। 1924 में लोक सेवा पर लीग आयोग सेना के भारतीयकरण के लिए सुझाव देने के लिए सैंड हस्ट समिति या स्किन समिति तथा मुद्रा व्यवस्था में सुधार के लिए यंग हैमिल्टन समिति का भी गठन किया गया था। दिल्ली और नागपुर में विश्वविद्यालयों की स्थापना भी इसी के शासनकाल में की गई थी। इसी के समय में नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा भी हुई थी और 1920 में ताशकंद में M.N. राय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन भी किया गया था। 1923 में प्रशासनिक सेवाओं में चयन हेतु दिल्ली एवं लंदन में एक साथ परीक्षा के आयोजन का प्रारंभ भी किया गया था। और दोस्तों याद रखिएगा 1925 में ही काकोरी षड्यंत्र एवं P.R. दास की मृत्यु तथा 1926 में आर्य समाजी स्वामी श्रद्धानंद की हत्या भी हो गई थी इसी समय। तो दोस्तों आपको बता दें कि बहुत सारे फैक्ट जो हैं वो इस समय हुआ था। किसके समय में? 21 से लेकर 26 रीडिंग के समय में। अब 26 के बाद हमारे यहाँ कौन आता है? तो अब आता है इसके बाद हमारे यहाँ लॉर्ड इरविन। इरविन जो हमारे यहाँ 26 से लेकर 31 ईस्वी तक रहता है, इसके बारे में हमें चर्चा करना है। क्रिश्चियन वायसराय था। इसके काल में देशी रियासतों तथा सर्वोच्च सत्ता के साथ आर्थिक संबंधों पर विचार करने के लिए 1927 में हरकोट बटलर समिति की स्थापना की गई थी। साइमन कमीशन के सुझाव को ब्रिटिश मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकार कर लेने के उपरांत 31 अक्टूबर 1929 ईस्वी को लॉर्ड इरविन ने प्रसिद्ध दीपावली उद्घोषणा की, जिसके अनुसार ब्रिटिश नीति का प्रमुख उद्देश्य भारत को स्वतंत्र उपनिवेश के रूप देने तथा साथ ही लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा भी की गई। अब याद रखिएगा अगला कि 1919 ईस्वी के अधिनियम के आधार पर यह तय किया गया था कि प्रत्येक 10 साल पर क्या हुआ संसद के विकास के लिए आएगा। तो उसी के आधार पर 8 नवंबर 1927 ईस्वी को ब्रिटिश संसद के 7 गोरे सदस्यों वाले साइमन कमीशन का गठन की घोषणा की गई, जिसका हमने विरोध किया था। अब आता है दोस्तों नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन के विरोध में मई 1928 में मुंबई में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत की संवैधानिक विकास की रूपरेखा तैयार करने के लिए नेहरू समिति का गठन किया गया, जिसने अगस्त 1928 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। नेहरू रिपोर्ट में असंतुष्ट जिन्ना ने पृथक रूप से अपना अलग 14 सूत्रीय मांग भी किया था। याद रखिएगा 1929 में लाहौर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार जतिन दास को 63 दिनों के भूख हड़ताल के बाद 64वें दिन लाहौर के बोस्टन जेल में मृत्यु हो गई। जतिन दास गिरफ्तार क्रांतिकारियों को राजनीतिक कैदी का दर्जा प्राप्त करवाने के लिए भूख हड़ताल पर थे। इसके बाद दोस्तों आता है मेरठ षड्यंत्र केस। मार्च 1929 ईस्वी में 31 प्रमुख मजदूर और अंग्रेज कम्युनिस्ट नेता फिलिप स्प्रेट, बेन ब्रेडल और हचिसन भी थे। इन पर 4 वर्षों तक मुकदमा चलाया गया, जिसे मेरठ षड्यंत्र केस कहते हैं। अभियुक्तों की ओर से जवाहरलाल नेहरू, कैलाश नाथ काटजू और F.H. अंसारी ने मुकदमे की पैरवी की थी। इसी बीच दोस्तों असेंबली में बम कांड भी हुआ था। विवादास्पद पब्लिक सेफ्टी बिल इसी के समय में लाया गया, जिसके विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधान परिषद में खाली बेंचों पर बम फेंका था। मतलब लोग मारे नहीं गए थे उसमें। इसी के समय में दांडी मार्च नमक यात्रा भी शुरू हुई थी। 1930 ईस्वी में गांधी जी ने नमक आंदोलन का आरंभ करते हुए दांडी मार्च किया। दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला और इसी से सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ। बता दो दोस्तों चटगांव शस्त्रागार कांड।
अप्रैल 1929 ईस्वी में चटगांव की पहाड़ियों में मास्टर सूर्यसेन के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने चटगांव शस्त्रागार पर अधिकार कर लिया। इस आक्रमण में महिलाएं कल्पना दत्त और प्रीतिलता वाडेदार ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। सेना के सहयोग से यह विद्रोह सफल तो हो गया, बाद में मास्टर दा को पकड़ लिया गया और 12 फरवरी 1934 को फांसी दे दी गई। ठीक है दोस्तों, अब आता है लाहौर अधिवेशन। महात्मा गांधी तथा कांग्रेस तथा ब्रिटिश सरकार को नेहरू रिपोर्ट लागू करने के लिए दी गई 1 वर्ष की अवधि 31 दिसंबर 1929 को समाप्त हो गई। तत्पश्चात जनवरी 1930 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर लाहौर में तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता की घोषणा की तथा स्वतंत्रता प्राप्ति को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एकमात्र लक्ष्य यानी पूर्ण स्वराज्य घोषित किया गया। इसी के समय में दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था। मई 1930 ईस्वी में साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर विचार करने के लिए लंदन के जेम्स पैलेस में 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का कांग्रेस पर बहिष्कार किया गया। इसी के समय में दोस्तों गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। गांधी के साथ इरविन के साथ सर तेज बहादुर सप्रू तथा डॉक्टर जयकर के प्रयासों से संपन्न हुआ। इस समझौते की शर्तें निम्नलिखित थी। पहला शर्त यह थी कि ब्रिटिश सरकार ने सभी अध्यादेशों की वापसी स्वीकार की तथा भारतीय जनता पर लगाए गए अभियोगों को समाप्त करना स्वीकार किया। हिंसा के दोषी राजनीतिक कैदियों को छोड़कर अन्य सभी कैदियों की रिहाई की जाए। समुद्र तटों से कुछ दूरी तक रहने वाले लोगों को मुफ्त में नमक इकट्ठा करने तथा बनाने की छूट दी जाए। कांग्रेस ने सविनय व ज्ञान आंदोलन स्थगित करने तथा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय लिया। तो ये था दोस्तों, और तभी जाकर के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी यहाँ से गए थे। तो ये था दोस्तों किसके बारे में, तो इरविन के बारे में, जो इरविन ने यहाँ पे काम किया था। 1926 से लेकर 31 के बीच में बहुत सारे ऐसे काम हुए थे। तो इस प्रकार अब जब नेशनल मूवमेंट हम पढ़ेंगे ना तो 50% हमारा बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि पहले से हम लोग दोस्तों पढ़े रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार इस वीडियो को दोस्तों आज हम लोग यहीं रोकते हैं। थोड़ा थोड़ा मैं आपको पजल हो जाएगा। अब एक वीडियो में और ये कंप्लीट हो जाएगा गवर्नर जनरल जो भी हमारे हैं, उसके बाद हम नेशनल मूवमेंट की शुरुआत करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ही हम वीडियो को इन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।